प्यारे बच्चों, नमस्ते। मैं डॉक्टर निखिल जैन, सहायक अध्यापक एमडी जैन इंटर कॉलेज आगरा से हूँ। आपने भौतिक विज्ञान के प्रथम अध्याय में प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन को पढ़ा। आज हम उसके अगले अध्याय मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार को पढ़ेंगे। इस अध्याय के प्रमुख शिक्षण बिंदु इस प्रकार हैं। मानव नेत्र की संरचना एवं विभिन्न भागों की क्रियाविधि, नेत्र की समंजन क्षमता, दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण, वायुमंडलीय अपवर्तन तथा प्रकाश का प्रकीर्णन। सबसे पहले हम मानव नेत्र की संरचना को समझते हैं। मानव नेत्र द्वारा हम इस रंग बिरंगे संसार को देखते हैं। मानव नेत्र एक प्रकाश संवेदी अंग है। अब हम मानव नेत्र की संरचना को समझते हैं। चित्र में मानव नेत्र के विभिन्न भागों को प्रदर्शित किया गया है, जैसे दर्पटल, रक्तक पटल, कॉर्निया, परितारिका, पुतली, जलीय द्रव, पश्चमावी मांसपेशियां, रेटिना, पीत बिंदु, कांचाभ द्रव, अन्य बिंदु और दृक तंत्रिका। अब हम इन सभी भागों को एक एक करके समझते हैं। दर्पटल। मानव नेत्र एक खोखले गोले की भांति होता है, जिसका व्यास लगभग 23 मिलीमीटर का होता है और यह बाहर से एक दृढ़ व अपारदर्शी श्वेत परत से ढका रहता है, जिसे दर्पटल कहते हैं। यह नेत्र के भीतरी भागों को सुरक्षा प्रदान करता है। रक्तक पटल। दर्पटल के नीचे एक काले रंग की झिल्ली होती है, जिसे हम रक्तक पटल कहते हैं। काले होने के कारण यह प्रकाश को अवशोषित कर लेती है और आंतरिक परावर्तन को रोकती है। कॉर्निया। नेत्र गोलक के सामने का भाग उभरा हुआ और पारदर्शी होता है, जिसे हम कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। नेत्र में प्रकाश इसी मार्ग से प्रवेश करता है। आइरिस। कॉर्निया के ठीक पीछे एक रंगीन और अपारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे हम आइरिस या परितारिका कहते हैं। आंखों का जो रंग है वो आइरिस के रंग पर निर्भर करता है। पुतली। आइरिस के मध्य में एक छिद्र होता है, जिसे हम पुतली कहते हैं। यह नेत्र में प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है और पुतली के आकार को आइरिस नियंत्रित करती है। जब प्रकाश अत्यधिक चमकीला होता है, तब यह आइरिस सिकुड़कर पुतली के आकार को कम कर देती है, जिससे नेत्र में प्रकाश कम पहुंचता है। और जब प्रकाश मंद होता है, तब यह आइरिस फैलकर पुतली के आकार को बड़ा कर देती है, जिससे नेत्र में अधिक प्रकाश पहुंचता है। इस प्रकार नेत्र में एक सीमित मात्रा में ही प्रकाश पहुंचता है। नेत्र लेंस। आइरिस के ठीक पीछे प्रोटीन का बना हुआ एक मुलायम और पारदर्शी द्वितल लेंस होता है, जिसे हम नेत्र लेंस कहते हैं। इसके पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या अगले भाग की वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा कम होती है और इसका अपवर्तनांक 1.44 होता है। पश्चमावी मांसपेशियां। नेत्र लेंस मांसपेशियों की सहायता से अपने ही स्थान पर टिका रहता है। इन मांसपेशियों को पश्चमावी मांसपेशियां कहते हैं। इन मांसपेशियों द्वारा नेत्र लेंस को पतला और मोटा किया जा सकता है, जिससे इसकी फोकस दूरी बदल जाती है। जब नेत्र लेंस पतला हो जाता है, तब इसकी फोकस दूरी अधिक हो जाती है और जब नेत्र लेंस मोटा होता है, तब इसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। इसी कारण दूर और पास की वस्तुओं का प्रतिबिंब सदैव रेटिना पर बनता है। रेटिना। रक्तक पटल के नीचे और नेत्र के सबसे आंतरिक भाग में दृष्टि नाड़ियों से बना एक पर्दा होता है, जिसे रेटिना कहते हैं। इस पर्दे पर शंक्वाकार एवं दंडाकार दो प्रकार की प्रकाश संवेदी कोशिकाएं
पाई जाती हैं जो क्रमशः प्रकाश के रंग तथा तीव्रता के लिए सुग्राही होती हैं। जलीय एवं कांचा द्रव। नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच एक नमकीन द्रव भरा रहता है जिसे हम जलीय द्रव कहते हैं। इसी प्रकार नेत्र लेंस और रेटिना के बीच एक पारदर्शक द्रव भरा रहता है जिसे हम कांचाभ द्रव कहते हैं। जलीय द्रव और कांचाभ द्रव का अपवर्तनांक जल के अपवर्तनांक के बराबर ही 1.33 होता है। पीत बिंदु। रेटिना के केंद्र पर एक गोल पीला बिंदु होता है जिसे हम पीत बिंदु कहते हैं। इस बिंदु पर प्रकाश की सुग्राह्यता सबसे अधिक होती है जिसके कारण इस पर बनने वाला प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। अंध बिंदु। जिस बिंदु से दृष्टि नाड़ियां मस्तिष्क को जाती हैं उस बिंदु को अंध बिंदु कहते हैं। इस बिंदु पर प्रकाश की सुग्राह्यता शून्य होती है। दृक तंत्रिका। रेटिना पर प्रतिबिंब बनने का संदेश दृक तंत्रिका द्वारा ही मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी। नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य की दूरी को नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। नेत्र लेंस की फोकस दूरी परिवर्तनशील होती है। मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना। किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें सर्वप्रथम कॉर्निया पर आपतित होती हैं, उसके बाद अपवर्तित होकर क्रमशः जलीय द्रव, नेत्र लेंस, कांचाभ द्रव से होती हुई रेटिना तक पहुंचती हैं। रेटिना पर वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पर प्रतिबिंब बनने का संदेश दृक तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है। मस्तिष्क अनुभव के आधार पर वस्तु के प्रतिबिंब को सीधा देखता है। जब एक पुस्तक को इस प्रकार रखते हैं तब हम पुस्तक को पढ़ सकते हैं। पुस्तक को थोड़ा समीप लाने पर भी हम पुस्तक को पढ़ सकते हैं, लेकिन जब पुस्तक को अधिक समीप लाया जाता है तब हम पुस्तक को नहीं पढ़ सकते। ऐसा क्यों होता है? यहाँ पर 3 स्थितियों को प्रदर्शित किया गया है। पहली स्थिति में वस्तु अनंत पर रखी गई है। दूसरी स्थिति में वस्तु को नेत्र से कुछ दूरी पर रखा गया है। तीसरी स्थिति में वस्तु को नेत्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। यह हम जानते हैं कि जब नेत्र लेंस द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है तभी वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। लेंस के फोकस दूरी के सूत्र से 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यहाँ f लेंस की फोकस दूरी है, v लेंस से प्रतिबिंब तक की दूरी है, u लेंस से वस्तु तक की दूरी है। यहाँ पर तीनों स्थितियों में v का मान निश्चित है जबकि u का मान परिवर्तित हो रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि तीनों स्थितियों में फोकस दूरी f का मान परिवर्तित हो रहा है। जब वस्तु अनंत पर थी तब नेत्र लेंस द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बना और वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगी। इस स्थिति में नेत्र लेंस की फोकस दूरी सबसे अधिक होती है। जब वस्तु को थोड़ा समीप लेके आते हैं तब u का मान परिवर्तित हो जाता है और मांसपेशियों द्वारा नेत्र लेंस को संकुचित कर दिया जाता है जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है और वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है जिससे वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगती है। जब वस्तु को और समीप लेके आते हैं तब पुनः u का मान परिवर्तित हो जाता है और मांसपेशियों द्वारा पुनः नेत्र लेंस को संकुचित कर दिया जाता है जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है और पुनः वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है जिससे वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगती है। लेकिन जब हम वस्तु को और समीप लेके आते हैं तब मांसपेशियों द्वारा नेत्र लेंस को और संकुचित नहीं किया जा सकता जिससे वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन पाता और वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती। यही कारण था कि जब हम पुस्तक को बहुत समीप लेके आए तब हम पुस्तक को पढ़ नहीं पाए। मांसपेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम या ज्यादा करने की क्षमता को ही हम नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं।
आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। मानव नेत्र की समंजन क्षमता, मांसपेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करने की क्षमता को नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। मानव नेत्र की समंजन क्षमता निम्न दो बिंदुओं पर ज्ञात की जा सकती है। नेत्र का दूर बिंदु, नेत्र से अधिकतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिसे नेत्र बिना समंजन क्षमता के स्पष्ट देख सकता है, दूर बिंदु कहलाता है। इस बिंदु से नेत्र तक की दूरी को स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कहते हैं। स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत पर होता है। नेत्र का निकट बिंदु, वह निकटतम बिंदु जिसे नेत्र अपनी अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट देख सकता है, नेत्र का निकट बिंदु कहलाता है। इस बिंदु से नेत्र तक की दूरी को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। इस चित्र में नेत्र के दूर बिंदु को अनंत पर दिखाया गया है और इस चित्र में नेत्र के निकट बिंदु को 25 सेंटीमीटर की दूरी पर दिखाया गया है। दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन, जब नेत्र की समंजन क्षमता क्षीण हो जाती है तब वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे या पीछे बनता है। इसी को दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष 3 प्रकार का होता है: निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता। अब हम इनको एक एक करके समझते हैं। निकट दृष्टि दोष, इस दोष में निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इस दोष युक्त व्यक्ति को कुछ दूर तक की वस्तुएं ही स्पष्ट दिखाई देती हैं। यहाँ पर 3 चित्रों को प्रदर्शित किया गया है। पहले चित्र में निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र के दूर बिंदु को प्रदर्शित किया गया है। दूसरे चित्र में निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र को प्रदर्शित किया गया है। तीसरे चित्र में निकट दृष्टि दोष के संशोधन को प्रदर्शित किया गया है। एक बार पुनः देखते हैं। निकट दृष्टि दोष, इस दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर न होकर नेत्र के पास आ जाता है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। माना एक व्यक्ति 10 मीटर तक की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। इससे अधिक दूरी की वस्तुएं अस्पष्ट या धुंधली दिखाई देती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि इस व्यक्ति के नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर न होकर 10 मीटर की दूरी पर है। आइए इसके दोष के कारण को समझते हैं। पहला कारण नेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना और दूसरा कारण नेत्र गोलक के व्यास का बढ़ जाना। इस दोष के कारण अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना से कुछ पहले ही बन जाता है, जिससे वस्तु अस्पष्ट या धुंधली दिखाई देती है। आइए अब इसके निवारण को समझते हैं। इस दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, जिससे अनंत से आने वाली किरणें अपवर्तन के बाद दूर बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं और रेटिना पर फोकस हो जाती हैं, जिससे रेटिना पर प्रतिबिंब बन जाता है और वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगती है। दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष, इस दोष में दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। यहाँ पर 3 चित्रों को प्रदर्शित किया गया है। पहले चित्र में दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र के निकट बिंदु को प्रदर्शित किया गया है। सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है,
लेकिन दोषयुक्त नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर दिखाया गया है। दूसरे चित्र में दीर्घ दृष्टि दोषयुक्त नेत्र को प्रदर्शित किया गया है। तीसरे चित्र में दीर्घ दृष्टि दोष के संशोधन को प्रदर्शित किया गया है। एक बार पुनः देखते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष। इस दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। ऐसे दोषयुक्त व्यक्ति का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक दूर हो जाता है। अतः व्यक्ति को 25 सेंटीमीटर तथा उसके निकट स्थित वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। आइए इसके दोष के कारण को जानते हैं। पहला कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना और दूसरा कारण नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। इस दोष के कारण निकट स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर उसके पीछे बनता है, जिससे वस्तु अस्पष्ट दिखाई देती है। इसके निवारण को जानते हैं। इस दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, जिससे वस्तु से चलने वाली किरणें अपवर्तन के बाद नेत्र के निकट बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं और रेटिना पर फोकस हो जाती हैं, जिससे रेटिना पर प्रतिबिंब बन जाता है और वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगती है। तीसरा दृष्टि दोष है जरा दूरदर्शिता। आयु में वृद्धि के साथ साथ नेत्र की मांसपेशियां दुर्बल हो जाती हैं, जिस कारण नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है, जिससे व्यक्ति को दूर अथवा निकट या दोनों ही स्थानों की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। इसे ही जरा दूरदर्शिता कहते हैं। जरा दूरदर्शिता का कारण देखते हैं। पश्चिमावी मांसपेशियां धीरे धीरे दुर्बल हो जाती हैं और दूसरा कारण नेत्र लेंस के लचीलेपन में कमी आ जाती है। अब इसका निवारण देखते हैं। जरा दूरदर्शिता को दूर करने के लिए द्विफोक्सी लेंसों का उपयोग किया जाता है। द्विफोक्सी लेंसों में अवतल व उत्तल दोनों लेंस होते हैं। चश्मे के ऊपरी भाग में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जो दूर की वस्तुओं को देखने में सहायता करता है, तथा निचले भाग में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जो पास की वस्तुओं को स्पष्ट देखने में सहायता प्रदान करता है। अभी हमने निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष पढ़े थे। उनमें कौन से लेंसों का उपयोग किया जाता है एक आसान तरीके से समझा जा सकता है। अवतल और उत्तल, निकट और दूर, जिसमें ज्यादा अक्षर उससे जुड़ा बना दीजिए। अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष में काम में आएगा और उत्तल लेंस दूर दृष्टि दोष में काम में आएगा। एक दूसरा आसान तरीका और अवतल लेंस है, ये उत्तल लेंस है। ये दोनों पृष्ठ दूर हैं, इसलिए ये दूर दृष्टि दोष में काम में आएगा, और ये दोनों पृष्ठ पास में हैं, इसलिए ये निकट दृष्टि दोष के काम में आएगा। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म किसी पारदर्शी माध्यम के उस भाग को कहते हैं जो कि किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों के बीच में स्थित होता है। ABC कांच का एक प्रिज्म है। प्रिज्म का कोण A है। AB तथा AC अपवर्तक पृष्ठ हैं। माना वायु से प्रकाश की एक किरण PE अपवर्तक पृष्ठ AB पर आपतित होती है। ME N' अभिलंब है। चूंकि आपतित किरण PE वायु से कांच में जा रही है, अतः अभिलंब की ओर झुक जाएगी। EF अपवर्तित किरण है। MF M' अपवर्तक पृष्ठ AC पर अभिलंब है। चूंकि अपवर्तित किरण EF कांच से वायु में जा रही है, अतः अभिलंब से दूर हट जाएगी। FS निर्गत किरण है। आपतित किरण PQ को आगे की ओर बढ़ाने पर और निर्गत किरण FS को पीछे की ओर बढ़ाने पर ये एक दूसरे से G बिंदु पर मिलती हैं। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बना कोण D विचलन कोण कहलाता है। श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम का पुनः योजन।
आइजैक न्यूटन ने सर्वप्रथम दिखलाया कि वर्ण क्रम के 7 वर्ण पुनः संयोजित होकर श्वेत प्रकाश प्रदान कर सकते हैं। यदि कांच के प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश डालें और पर्दे के स्थान पर एक दूसरे प्रिज्म को उल्टा करके पहले प्रिज्म के समांतर रख दें, तब दूसरे प्रिज्म से निकलने वाला प्रकाश श्वेत प्रकाश होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि श्वेत प्रकाश 7 वर्णों से मिलकर बना है। प्रकाश के विक्षेपण का प्राकृतिक उदाहरण इंद्रधनुष। वर्षा के बाद कुछ बूंदें वायुमंडल में रह जाती हैं। ये बूंदें प्रिज्म की भांति व्यवहार करती हैं। जब सूर्य के प्रकाश की कोई किरण किसी बूंद में प्रवेश करती है, तब यहाँ अपवर्तन तथा विक्षेपण होता है। वर्षा की बूंद की दूसरी सतह प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कर देती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन करने के बाद प्रकाश किरणें विरल माध्यम वायु में प्रवेश करती हैं। इस प्रकार आकाश में एक प्राकृतिक वृत्तीय वर्णक्रम बनता है, जिसे हम इंद्रधनुष कहते हैं। इंद्रधनुष के बाहरी चाप लाल वर्ण का तथा भीतरी चाप बैंगनी वर्ण का होता है। वायुमंडलीय अपवर्तन। जब प्रकाश किरणें भिन्न भिन्न प्रकाशिक घनत्वों के वायु स्तरों वाले वायुमंडलीय अपवर्तन। जब प्रकाश किरणें भिन्न भिन्न प्रकाशिक घनत्वों के वायु स्तरों वाले वायुमंडल से होकर गुजरती हैं, तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। यह घटना वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाती है। वायुमंडलीय अपवर्तन पर आधारित घटनाएं। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले तथा सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक हम सूर्य को देख सकते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे अपनी वास्तविक स्थिति से अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल, वायु के अति सूक्ष्म कण उपस्थित हों, तब उन कणों द्वारा प्रकाश का कुछ भाग सभी दिशाओं में फैल जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है तथा बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित कुछ घटनाओं को देखते हैं। टिंडल प्रभाव। जब प्रकाश किसी विषमांगी मिश्रण या कोलाइडी विलयन से होकर गुजरता है, तो प्रकाश के मार्ग के कणों द्वारा इसका प्रकीर्णन हो जाता है। प्रकाश के प्रकीर्णन की यह घटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। स्वच्छ आकाश नीले रंग का दिखाई देता है। सूर्य से आने वाला प्रकाश जब वायुमंडल से गुजरता है, तब वायु के अणुओं एवं धूल के महीन कणों द्वारा इसका प्रकीर्णन होता है। बैंगनी व नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन लाल रंग के प्रकाश की अपेक्षा 16 गुना अधिक होता है। अतः नीला व बैंगनी प्रकाश चारों ओर फैल जाता है। यही प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिससे हमें आकाश नीला दिखाई देता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। इसका कारण भी प्रकीर्णन ही है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज के निकट होता है, जिसके कारण प्रकाश की किरणों को हमारी आंखों तक पहुंचने के लिए अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। प्रकाश की किरणों का वायुमंडल में धूल और वायु के कणों द्वारा प्रकीर्णन होता है, जिससे केवल लाल किरणें ही हमारी आंखों तक पहुंच पाती हैं, क्योंकि इन किरणों का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। यही कारण है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। दोपहर के समय प्रकाश की किरणों को अपेक्षाकृत कम दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे प्रकाश की किरणों का प्रकीर्णन कम होता है और सभी रंगों का प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है। यही कारण है कि दोपहर के समय प्रकाश श्वेत रंग का दिखाई देता है।
अब इस अध्याय के आंकिक प्रश्न हल करते हैं। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिकतम 50 मीटर की दूरी तक देख सकता है। सही दृष्टि के लिए उसे किस क्षमता व किस प्रकृति का लेंस प्रयोग करना होगा। आंकिक प्रश्न हल करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है, लेकिन उसे दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत पर होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि स्वस्थ नेत्र अनंत तक की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकती है। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाएगा जिससे इस दोष को समाप्त किया जाए, ये मैंने आपको बताया था। एक बार पुनः देखते हैं। ये उत्तल लेंस, ये अवतल लेंस। इस लेंस के पृष्ठ निकट हैं, अतः यह निकट दृष्टि दोष को दूर करने के काम में आएगा। इस लेंस के पृष्ठ दूर दूर हैं, अतः यह दूर दृष्टि दोष को दूर करने के काम में आएगा। अब प्रश्न को देखते हैं। ये हमारी आंख 50 मीटर तक की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। 50 मीटर, तो ये 50 मीटर इस नेत्र का दूर बिंदु हुआ। इसका अर्थ ये हुआ कि ये 50 मीटर से आगे की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, इससे दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख नहीं सकता। सही दृष्टि के लिए, सही दृष्टि का मतलब एक स्वस्थ नेत्र अनंत तक की वस्तुओं को देख सकती है। अतः माना इस वस्तु को कहां पर रख दिया, अनंत पर रख दिया, लेकिन यह वस्तु इस नेत्र को दिखाई नहीं देगी। तो क्या करेंगे, एक ऐसे उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे जो इस वस्तु का प्रतिबिंब इसके दूर बिंदु पर बना दे। क्यों? क्योंकि यह नेत्र यहां तक की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकती है। अतः u बराबर अनंत और v बराबर 50 मीटर। लेंस के फोकस दूरी के सूत्र से 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। चूंकि u और v दोनों लेंस के बाईं तरफ है, अतः इन दोनों का मान हमेशा ऋणात्मक लिया जाएगा। f बराबर -50 मीटर। आंकिक प्रश्न हल करते समय मात्रकों को जरूर लिखना आवश्यक है। अब लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता P बराबर, जब फोकस दूरी मीटर में दी गई हो तब फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f। फोकस दूरी का मान हमेशा चिन्ह सहित रखते हैं। कितना आएगा, 0. इसका मात्रक डायोप्टर होता है। अतः इस दोष को दूर करने के लिए उसे 0.02 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस का प्रयोग करना होगा। एक और आंकिक प्रश्न हल करते हैं। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति कम से कम 50 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है। इस व्यक्ति के दृष्टि दोष निवारण हेतु चश्मे में किस क्षमता का लेंस प्रयोग करना होगा। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। दूरदृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं, लेकिन पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। यह इस व्यक्ति की आंख है। यह व्यक्ति 50 सेंटीमीटर तक की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। इससे आगे की वस्तुएं इसे स्पष्ट दिखाई नहीं देती। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर की होती है, अतः वस्तु को 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। लेकिन यह व्यक्ति इस वस्तु को स्पष्ट देख नहीं पाता,
अतः एक उचित फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा जो इस वस्तु के प्रतिबिंब को इसके निकट बिंदु पर बना दे, जिससे यह व्यक्ति इस वस्तु को स्पष्ट देख सके। ये वस्तु रखी हुई है अतः U का मान है, ये प्रतिबिंब बनना है अतः ये B का मान है। लेंस के सूत्र से 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, वस्तु और प्रतिबिंब लेंस के बाईं ओर बन रहे हैं अतः इनका मान ऋणात्मक लिया जाएगा। 1/f बराबर मान लगा दीजिए चिन्ह सहित 1/f f बराबर 50 सेंटीमीटर उत्तल लेंस, इसकी फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है लेंस की। अब क्षमता देखते हैं। जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी जाती है तब लेंस की क्षमता का सूत्र P बराबर 100/f होता है। f का मान लगाइए चिन्ह सहित 2 डायोप्टर। अतः व्यक्ति को 2 डायोप्टर क्षमता वाले उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। अध्याय के अंत में आपको गृह कार्य देते हैं। मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है? दीर्घ दृष्टि दोष क्या है? इसे दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग करते हैं? प्रकाश के लिए किस वर्ण का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? और आखिरी प्रश्न, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? उम्मीद है कि आपको यह अध्याय समझ में आया होगा। धन्यवाद।